अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैप 3 रिवीजन सीरीज़ में आज और कल का हमारा जो एजेंडा है, ये हमारे रिलेटिवली सिंपल चैप्टर हैं ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। हम इनके कुछ प्रिंसिपल्स और एक्टिविटीज़ पे थोड़ी नज़र डालेंगे। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं तो एग्जाम सिग्निफिकेंस पे बात कर लेते हैं। ये दोनों चैप्टर हमारे ओवरहेड्स कॉस्ट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं। एक को हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं और एक को एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। दोनों ही ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने के लिए टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, हिस्टोरिकली एबीसी का हमारे सिलेबस में तो शुरू से ही ऐड है, लेकिन इसकी टेस्टिंग फर्स्ट टाइम जाके यहाँ पे हुई। स्प्रिंग 24 में एबीसी फर्स्ट टाइम हमारे पास एग्जामिनेशन में टेस्ट हुआ और यहाँ पे दो सवाल आ गए ओवरहेड चैप्टर से, एक ट्रेडिशनल से, एक एबीसी से। इससे पहले सिर्फ हमें ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही सवाल आता था, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी, दोनों जगह हमें सेक्शन बी में भी सवाल आता रहा। दिस वाज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे ओवरहेड का सवाल आया ही नहीं, तो इसको मुझे एक्सेप्शन समझ के हमें इग्नोर करना है। हमें समझना नहीं कि ऐसी अटेम्प्ट दोबारा आएगी, हम इसको छोड़ दें। और ये भी मुझे लगता है कि एक्सेप्शन है कि फर्स्ट टाइम एबीसी टेस्ट करना था, एग्जामिनर ने दोनों ही ओवरहेड के चैप्टर से एक एक सवाल डाल दिया। ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस ये होने वाली है कि ओवरहेड से एक सवाल आएगा, कभी चैप्टर 3 से और कभी चैप्टर 4 से। मुझे लगता है ये प्रैक्टिस ज़्यादा कॉमन होने वाली है। और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि भाई इस दफ़ा एबीसी से आया तो अगली दफ़ा एबीसी से नहीं आएगा। एग्जामिनर एक ही टॉपिक को रिपीट भी कर लेते हैं अगर परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी ना हो। जहाँ पे उसको शक हो, बच्चे सिलेक्टिव होते हैं, वहाँ पे एक ही टॉपिक को रिपीट भी किया जाता है। तो हमें सारी इस डिस्कशन का मकसद क्या है कि हमें दोनों चैप्टर्स को तैयार रखना है। दोनों में से हमें कम चांसेस हैं कि दो सवाल आएंगे, लेकिन एक सवाल इन दोनों चैप्टर से मस्ट आना है। वो अब हमें चैप्टर 3 से आए या चैप्टर 4 से आए, ये एग्जामिनर की मर्जी है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। हम दोनों चैप्टर को ही सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम के लिए इनको तैयार रखेंगे। ये दोनों चैप्टर अगर देखा जाए तो रिलेटिव टर्म में एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस से रिलेट करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में रिलेटिवली आसान एरिया समझे जाते हैं एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग आ जाती है, रेलेवेंट कॉस्टिंग आ जाती है, जो कि अक्सर चैलेंजिंग हो जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास सीवीपी आ जाता है, जो अक्सर चैलेंजिंग सवाल हो जाता है। आल्दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरियंस एनालिसिस भी हमारे पास हैं, लेकिन वो आसान टॉपिक होता है, उसमें ज़्यादा चैलेंज हमें नहीं मिलता, रिलेटिवली आसान रहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग ईजियर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ओवरहेड का चैप्टर काफ़ी आसान समझा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओवरहेड के चैप्टर में जो की कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं, उनको रिकॉल करें, रिफ्रेश करें। और इस दौरान अगर आपके जहन में कोई ऐसी एक्टिविटी या ट्रीटमेंट आए जिसमें आपने कोई चैलेंज फेस किया हो, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो वो भी आप बिल्कुल उसको हाईलाइट कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, पहले हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें। कहानी आपको याद है, शुरू होती थी कि भाई हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आसान है पर यूनिट मेजर करना, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना मुश्किल है। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट मेजर करने के लिए हमें कोई सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। वो सिस्टमैटिक अप्रोच हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की शक्ल में सीखी थी कि हम प्रोडक्शन ओवरहेड की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर कर सकते हैं। जो प्राइम कॉस्ट है वो विद एक्यूरेसी मेजर हो जाती है, जो ओवरहेड्स हैं वो एस्टिमेटेड मेजर करने पड़ते हैं। और ये एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, सिस्टमैटिक वे में हम कैसे अपनी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। हमने जो स्टेप सीखे थे कंप्लीट प्रोसेस के, आप पहले अपनी फैक्ट्री में देखते हैं कितने कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट हैं, फिर आप तमाम फैक्ट्री के खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसमें आप एलोकेशन भी करते हैं, आप अपोर्शनमेंट भी करते हैं। फिर आपके डिपार्टमेंट्स में जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट को आप री अपोर्शन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दरमियान, जिसके 3 सिनेरियोज आपने डिस्कस किए थे, वो भी मैं अभी हाईलाइट करूंगा। और जब आपने री अपोर्शनमेंट करके तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक महदूद कर दिया, फिर आप एप्रोप्रिएट बेसिस की मदद से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। वो सारे फार्मूलाज भी अभी हम रिफ्रेश करते हैं।
रीअपोर्शनमेंट की जब हमने बात की थी तो हमने रीअपोर्शनमेंट के 3 सिनेरियोज डिस्कस किए थे। एक सिनेरियो था सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट, दूसरा सिनेरियो था ओनली वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, और तीसरा था रेसिप्रोकल सर्विसेज। यहां पे हमने कहा था कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट ही सिर्फ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, कोई बदले में पहला था नो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, नो सर्विस डिपार्टमेंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमने कहा था कि 1 बाय 1 हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर देते हैं। कोई सीक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिस हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, अभी एक आध एक्टिविटी भी हम शेयर कर लेते हैं। हम गिवन बेसिस पे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाता है, सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक महदूद हो जाते हैं। दूसरा केस है भाई, एक सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व करता है, तो उसका हल हमने क्या निकाला था? पहले ऐसे डिपार्टमेंट की ही कॉस्ट को तकसीम करेंगे। पहले हम ऐसे ही डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करेंगे, जैसे हमने कहा जी PD1 है, PD2 है और ST1 है, ST2 है। अगर ST1 वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन के अलावा सर्विस डिपार्टमेंट को तकसीम करता है, तो इनकी अपनी कॉस्ट तो गिवन ही है। हम पहले यहाँ से इसकी कॉस्ट को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे भी तकसीम कर देंगे, यहाँ पे भी इसका चला जाएगा हिस्सा, यहाँ पे भी चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो कॉस्ट आई है इसको सम करेंगे और फिर इसको हम तकसीम कर देंगे बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हमें याद रखना है कि भाई इस केस में इसका हिस्सा यहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो सर्विस जा ही नहीं रही, तो ये तकसीम यहाँ पे नहीं होनी। तो पहले हमने ये सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, इसकी कॉस्ट को तकसीम किया, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हिस्सा गया, 1 हिस्सा यहाँ गया। इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट 2 की जो टोटल खर्चा हो गया x + y, उसको लेके हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तकसीम किया। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सारा खर्चा इधर आ गया। तो ये हमारी रीअपोर्शनमेंट की कहानी है सिनेरियो 2 की। और सिनेरियो 3 में हमने 2 तरीके सीखे थे। कौन कौन से भला? एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अगर आप रेसिप्रोकल सर्विसेज में हैं, मतलब ST1 ST2 को सर्विस दे रही है और ST2 ST1 को भी सर्विस दे रहा है, तो वहां पे हमारे पास फिर 2 तरीके आ जाते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और हमने पढ़ा था कि ये दोनों मेथड बेसिकली एक ही रिजल्ट हासिल करने के 2 तरीके हैं। ये बस अलजबरा की मदद से वो रिजल्ट दे देता है और ये लेबोरियस मेथड से सेम रिजल्ट देता है। सो क्वेश्चन में हमें जब भी ये रेसिप्रोकल सर्विसेज आएंगे, अभी तक हिस्टोरिकली हमें बताया जाता है भाई इस मेथड से हल करो या इस मेथड से हल करो। बड़ा रेयर चांस है एग्जामिनर हमें ना बताए, अगर ना बताए तो जो मर्जी कर लेना भाई, जिसमें आपको सहूलत है कर लेना, लेकिन हिस्टोरिकली एग्जामिनर हमें बताता है कि भाई किस मेथड से हमें हल करना है सवाल को। ठीक है जी। तो इनमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की एक इक्वेशन मैं आपसे भी ये एक इलस्ट्रेशन शेयर करूंगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के रेफरेंस से किसी बच्चे के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी, हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के एंगल से समझा था कि मैक्सिमम हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? 3। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कहानी खत्म कर देते हैं, और कहानी खत्म तब होती है जब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 हो जाती है। कहानी खत्म तब होगी जब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो फिर कहानी खत्म समझी जाती है। ठीक है जी। तो हमने थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे कहानी ख़त्म करने के लिए हम सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा चार्ज नहीं करते, हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन डालते हैं। इससे पहले रिपीट होती जा रही है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का हिस्सा दूसरे को गया, फिर दूसरे से पहले को आया, फिर पहले से फिर दूसरे को गया, लेकिन आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं फिर हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं करते, क्योंकि जब तक सर्विस डिपार्टमेंट के कॉलम में कॉस्ट आएगी कहानी चलती रहेगी। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे कहानी ख़त्म करनी होती है, तो हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही तकसीम कर देते हैं। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी थी। और साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हम एक छोटा सा डाटा लेके ही एक एक्टिविटी आल्दो हमने क्लास में की भी है, लेकिन हम इसको ज़रा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के रेफरेंस से। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम पहला स्टेप हमारा होता है कि हर सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल ओवरहेड कॉस्ट की इक्वेशन बनाएं। और किसी सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है? ओन कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम
अदर सर्विस डिपार्टमेंट। याद रखना है किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट होती है, टोटल ओवरहेड ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट क्या होती है, इसका अपना खर्चा प्लस शेयर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। लीजिए जी एक इलस्ट्रेशन हमारे पास जो है, हम इसको बोर्ड पे आपके सामने आ गई, यहीं से पढ़ते हैं, इसको यहीं से हल करते हैं हम। रिक्वायरमेंट इसमें हमारी यही है कि जी रीअपोर्शन करना है सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ABC Limited has 2 production departments, assembly and finishing, and 2 service departments, maintenance and canteen. The total overheads allocated and apportioned to each department are as follows. जनाब ये 1, 2, 3, चारों डिपार्टमेंट में कॉस्ट तकसीम हो चुकी है, जिनमें से ये 2 आपके सर्विस डिपार्टमेंट हैं और ये 2 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। A suitable basis for sharing out the maintenance cost, ये मेंटेनेंस की कॉस्ट की तकसीम की बात हो रही है, is the time spent servicing equipment. The amount of time spent by maintenance department servicing equipment in other 3 department has been analyzed as follows. So maintenance department ने अपना जो टाइम असेंबली में लगाया 50%, फिनिशिंग में लगाया 40%, कैंटीन में लगाया 10%। सो मेंटेनेंस की कॉस्ट को तकसीम करने की बेस, इस कॉस्ट को हमने 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही है, तीनों में तकसीम करना है, बेस क्या है, टाइम स्पेंड। और कैंटीन डिपार्टमेंट्स ओवरहेड्स आर टू बी रीअपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अदर 3 डिपार्टमेंट। यहां पे बेटा जो उस रेगुलर क्लास में भी हमारे पास चैलेंज आया था कि भाई हमने कैंटीन की कॉस्ट को बाकी 3 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए बाकी 3 डिपार्टमेंट के। कैंटीन के एम्प्लॉइज हमारे लिए यहां पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमने कैंटीन की कॉस्ट को बाकी 3 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट को रिलेट करती है। तो इन 3 डिपार्टमेंट को रिलेट करने वाली वैल्यू इन 3 के एम्प्लॉइज हैं। तो ये जनाब हमारे पास डाटा है, और इसके मुताबिक हम अगर रीअपोर्शनमेंट परफॉर्म करने चलें तो रीअपोर्शनमेंट का फॉर्मेट हमारा बड़ा स्टैंडर्डाइज सा फॉर्मेट होता है। 4 डिपार्टमेंट्स के 4 कॉलम, एक कॉलम बेसिस का ले लीजिए, तो हमारे पास एलोकेटेड एंड ओवरहेड्स गिवन है। असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन ओवरहेड्स हैं 17,350, 23,970, 18,600, 6,600। अच्छा जी, हमने जो काम सीखा वह है कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट जाननी है, और फिर हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को गिवन बेसिस में तकसीम कर देना है। बेसिस हमारे पास गिवन है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए परसेंटेज टर्म में 50, 40 और 10, और कैंटीन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेशो है 15, 25 और 10, ये रेशो है। इसके साथ मैं परसेंटेज यहां पे नहीं लगा रहा, ये परसेंटेज है और ये हमारी रेशो है। हमने यहां से कॉस्ट निकाल के तकसीम करनी है, यहां से कॉस्ट निकाल के तकसीम करनी है, लेकिन वो कॉस्ट जो निकालनी है वो कहां से मिलेगी, वो हम वर्किंग 1 में जाएंगे, वहां से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से M और C की वैल्यूज लेके आते हैं। वर्किंग 1 हमने जो सीखा हुआ है, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं टोटल FOH फॉर मेंटेनेंस इज M एंड कैंटीन इज C। अगर ये ऐसा है तो फिर M इज इक्वल टू इट्स ओन ओवरहेड्स प्लस शेयर फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन से मेंटेनेंस को कितना हिस्सा आना है, कैंटीन से मेंटेनेंस को, कैंटीन मेंटेनेंस के लिए कितना काम कर रही है, 15/50, ऐसा ही है। कैंटीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए 15/50
सॉरी कैंटीन मेंटेनेंस के लिए 10/50 सी। तो कैंटीन का 10/50 जो हिस्सा है वो मेंटेनेंस को जाना है। ये हमारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड बन जाते हैं। टोटल ओवरहेड फॉर मेंटेनेंस इज इट्स ओन एक्सपेंडिचर प्लस शेयर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। कैंटीन ने यहां पे मैं फिर बता दूं, अक्सर बच्चों को इस परसेंटेज में ही दिक्कत होती है कि ये वाली परसेंटेज यहां से कैंटीन की परसेंटेज 10% उठा के लगा देंगे यहां पे। हालांकि हमने, मैं बार बार जुमला बोलो, ओन कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम, दूसरे डिपार्टमेंट से कितना हिस्सा आना है। मेंटेनेंस को कैंटीन से कितना हिस्सा आना है, तो कैंटीन से जो हिस्सा आना है वो ये है। ये तो मेंटेनेंस से जो हिस्सा जाना है वो है, ये मेंटेनेंस से जो हिस्सा जाना है, और ये जो कैंटीन से हिस्सा आना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जनाब 10/50 सी। और इसी तरह हम सी की इक्वेशन भी बनाते हैं। सी इज इक्वल टू 6600 प्लस मेंटेनेंस से कैंटीन को जो जा रहा है 10% है। हम कहते हैं कैंटीन को मेंटेनेंस से कितना हिस्सा आ रहा है, 10% ऑफ मेंटेनेंस। तो 10% मतलब 10/100 m। ये दो हमारी इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को फिर हम एक कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और m और c की वैल्यू मिलेगी। क्या है जी, सॉल्व कीजिए। m कितना है और c कितना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर पे। जी बेटा 326 और c 838633। लीजिए जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इसको यहां फीड करना है। m 20326 और ये 8633। 20326 का 50% 101,163। इसका 40% 8130 और इसका 10% 2033। जी 8633 का 15/50, 8633 का 15/50 258990 कर दें जी। 8633 का 25/50 4317। 8633 का 10/50 1727। लीजिए जी, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। राउंडिंग आपका कहीं फर्क निकल गया। बहरहाल बाकी ए का टोटल 103, एफ का टोटल 3645417। लीजिए जी, ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से रीअपोर्शनमेंट। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जैसे मैंने कहा, चैलेंज नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये परसेंटेजेस यहाँ पे गड़बड़ होती है, ये रेशो इधर और ये रेशो इधर प्लेस करने की एक एरर है। इसको जिस तरह भी नोट्स की मदद से बार बार एक्टिविटी परफॉर्म करके अपना क्लैरिटी ले सकते हैं, क्लैरिटी लीजिए। और इस छोटी सी गलती की वजह से एग्जाम में बड़े आसान से 2-3 नंबर हैं, बच्चे लूज कर जाते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओवरहेड ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं और उसमें हमने जो रीअपोर्शनमेंट के रेफरेंस से साइमल्टेनियस इक्वेशन से डील करना, उस एस्पेक्ट को रिवाइज किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, यहां पे जब हम ओवरहेड कॉस्ट को तकसीम कर लेते हैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की हद तक, फिर इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है एब्जॉर्प्शन रेट का। और हमने एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमें एब्जॉर्प्शन रेट के लिए सूटेबल बेस चाहिए। सूटेबल बेस कुड बी यूनिट प्रोड्यूस्ड, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। गाइडलाइन हमारे पास है कि अगर कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो आप यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे OAR ले लीजिए। कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्शन मशीन इंटेंसिव है तो मशीन आवर बेसिस कर लीजिए।
कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर बेसिस ले लीजिए। ये हमें गाइडलाइन पता है, बट हमें ये भी पता है, हमने क्वेश्चन ऑफ पास पेपर देख लिए हैं, एग्जाम में पास पेपर क्वेश्चन में बेस बताई जाती है। अगर कोई हम पे बात छोड़ दे, असूल हमें पता है बेस कैसे सेलेक्ट करनी है, लेकिन हमें हर क्वेश्चन में तकरीबन बेस गिवन होती है। तो हमारी गाइडलाइन यह भी क्वेश्चन में बेस गिवन होगी, जो सूटेबल बेस है उस बेस के मुताबिक से OAR कैलकुलेट कर लेना है। सूटेबल बेस के हिसाब से OAR कैलकुलेट करना, ये बेसिक फार्मूला है। बजटेड ओवरहेड्स हमने यहां पे ले लिए इस डिपार्टमेंट के, डिवाइडेड विद इस डिपार्टमेंट के यूनिट्स ले लो, या हमने इस डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड ले लिए डिवाइडेड विद मशीन आवर कर लो, या बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद लेबर आवर्स कर लो। डिफरेंट डिपार्टमेंट की बेस फर्क हो सकती है, ये भी हमारी बात हुई भी है। हो सकता है डिपार्टमेंट ए की बेस मशीन आवर हो, बी की बेस हो सकता है लेबर आवर हो, क्योंकि हो सकता है ए मशीन इंटेंसिव है, बी लेबर इंटेंसिव है, हो सकता है ऐसे। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। ये 3 पॉसिबल बेसिस हैं और इन्हीं फार्मूलाज की रीअरेंजमेंट ये 3 इक्वेशन में होती है। ये भी हमने बात देखी थी कि अक्सर सवालों में एग्जामिनर हमें बजटेड ओवरहेड देता नहीं, बल्कि OAR और बजटेड एक्टिविटी दे देता है। तो बजटेड ओवरहेड हम इस फार्मूलाज की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपली इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया तो हमारे बजटेड ओवरहेड आ जाते हैं। ये फार्मूला हमारे कई सवालों का ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। अक्सर जगह हम फंस जाते हैं, बजटेड ओवरहेड चाहिए, इन फार्मूलाज की मदद से हमें बजटेड ओवरहेड की फिगर लेनी पड़ती है। वो जरूरी नहीं ओवरहेड का चैप्टर ही हो, क्योंकि ओवरहेड के चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर इटसेल्फ तो एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर का नॉलेज आगे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, CVP में, इधर उधर भी हमारा इस्तेमाल होता रहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत चैप्टर में इसकी इंप्लीकेशन आती है। तो किसी ना किसी चैप्टर में जहां पे OAR कैलकुलेट नहीं करवाया, वहां पे इस इक्वेशन की मदद से हमसे एग्जामिनर कुछ डाटा एनालाइज करवा लेता है। जी, एनी क्वेश्चन? जब हमारे पास OAR आ जाता है, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट के बाद ये फार्मूला, इस फार्मूला से OAR आ गया। फिर इन फार्मूलाज को लेके हम ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट कर पाते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहता है? अगर आपका रेट यूनिट बेसिस पे है तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू OAR, ये आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब मिल जाते हैं। और अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट आवर बेसिस पे है तो बेटा ये नोट कीजिएगा, ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का तरीका है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू OAR, और यहां पे ये स्टार को नोट कर लीजिएगा। हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था तो यहां पे हमने एक्चुअल आवर्स पढ़ा था। मैंने आपको वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर पढ़ते हुए तवज्जो दिला दी थी। जब हमने चैप्टर 3 ओरिजिनली पढ़ा था तब मैंने यहां पे एक्चुअल आवर लिखा हुआ था इस फार्मूला की जगह, लेकिन अब मैंने ये फार्मूला अपडेट कर दिया है वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर पढ़ने के बाद। अब मेरे लिए ओवरहेड एब्जॉर्ब का फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू OAR है, या एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू OAR पर यूनिट है। और यहां पे अगर मुझे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स बराबर है। मैं एक्चुअल आवर्स को यूज कर लूंगा यहां पे, लेकिन इस अजम्पशन के तहत यूज कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स बराबर है। ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करने का तरीका है, अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करने का तरीका है। देन हमने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, डिपार्टमेंटल एंड ब्लैंकेट OAR। अभी तो हमने सीखा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग कैलकुलेट करो, फिर हर प्रोडक्ट में हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड ऐड कर दो। हमने ये तरीका सीखा था, लेकिन कभी कभार हमें डिपार्टमेंटल OAR की जगह ब्लैंकेट OAR कैलकुलेट करने को भी कहा जाता है। इसकी मैं छोटी सी एक्टिविटी यहीं पे ही क्लियर कर दूं। मैं यहीं पे छोटी सी एक्टिविटी क्रिएट करके हम ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं जी। हमने ये हमारे पास ओवरहेड्स आ गए डिपार्टमेंटल, हमें बजटेड लेट्स अज्यूम लेबर आवर्स गिवन है, यहां पे 10,000 और यहां पे 12,000, एक ये डाटा अवेलेबल है, और इसकी मदद से हम OAR पर लेबर आवर डिपार्टमेंटल बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसका कितना आया 3.01, इसका कितना आया 3.03। ये दो OAR हमारे डिपार्टमेंट वाइज आ गए हैं। हमें एक प्रोडक्ट X का डाटा दिया जाए, प्रोडक्ट X,
हमें कहा जाए कि लेबर आवर पर यूनिट डिपार्टमेंट ए में लगते हैं 2 और डिपार्टमेंट एफ में लगते हैं 3। लेबर आवर्स पर यूनिट डिपार्टमेंट में कितने लगते हैं, अगर ये डाटा इस सूरत में दिया जाता है तो हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ए 2 घंटे, एफ 3 घंटे। रेट ए का है 3.01 और बी का है 3.03। लीजिए जी, यहां से ओवरहेड कॉस्ट 6.02, 9.09 प्लस कर लीजिए 15.11। यह है डिपार्टमेंटल ओआर की मदद से ओवरहेड कॉस्ट डिटरमिन करना। हमने दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड अलहदा अलहदा निकाले हैं, ये कहलाते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। और दोनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड अलहदा अलहदा प्रोडक्ट में ऐड किया तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इसके पैरेलल हम जो यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है कि आप 2 अलहदा अलहदा रेट लेने की जगह एक रेट ले लो। ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, और वो तरीका क्या है कि दोनों ओवरहेड्स इकट्ठे करो, 30103 प्लस 36417 प्लस दोनों आवर्स इकट्ठे कर लो, 10,000 प्लस 12,000 कितना बना 3.02, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो टोटल आवर्स से 15.10। यह है जी डिपार्टमेंटल ओआर की मदद से ओवरहेड कॉस्ट निकालना, और यह ब्लैंकेट ओआर की मदद से ओवरहेड कॉस्ट निकालना। हमें एग्जामिनेशन में दोनों क्वेश्चंस आते हैं, कभी हमें डिपार्टमेंटल ओआर की मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा जाएगा, कभी ब्लैंकेट ओआर की मदद से हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा जाता है। सो दोनों कैलकुलेशन आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी की मदद से डेमोन्स्ट्रेट कर दी। डिपार्टमेंटल ओआर की तरह ब्लैंकेट ओआर भी पर आवर भी हो सकता है, पर यूनिट भी हो सकता है। और यहां पे भी जो स्टैंडर्ड आवर्स आवर्स लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिए जाते हैं इनटू ओआर पर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में हमने एक और कैलकुलेशन, एक और कॉन्सेप्ट सीखा था ओवर या अंडर एब्जॉर्ब का। किन 2 वैल्यूज का फर्क होता है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब का। इसके बारे में याद रखिएगा, अक्सर बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन बजटेड और एब्जॉर्ब को लेकर रह जाती है। तो बजटेड और एब्जॉर्ब सेम नहीं होते। बजटेड ओवरहेड को लेके आप ओआर साल के शुरू में बनाते हो और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड साल के एंड पे कैलकुलेट करते हो। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन का फार्मूला आपके सामने ये अवेलेबल है। ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर पर यूनिट। ये साल के एंड पे कैलकुलेशन की जाती है। ओवरहेड एब्जॉर्ब या ओवरहेड अप्लाइड या ओवरहेड चार्ज एक ही बात है। अप्लाइड, चार्ज, एब्जॉर्ब एंड रिकवर्ड, बल्कि 4 टर्म हो जाती हैं। रिकवर्ड ये भी टर्म यूज की जाती है, एक ही मतलब है, ठीक है जी। और ये साल के एंड पे कैलकुलेट किए जाते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर पर यूनिट से या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर पर आवर से। तो हमने साल के एंड पे ओआर ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाले होते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल ओवरहेड से। हमने ओआर कैलकुलेट किया, साल के एंड पे ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाले और फिर हमने इसको कंपेयर किया एक्चुअल ओवरहेड से। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से ज्यादा है तो हम ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और यहाँ पे जो पॉइंट, जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है टू रिमेंबर कि भाई बजटेड और एब्जॉर्ब्ड को मिक्स नहीं करना। बजटेड वैल्यू अलहदा है, एब्जॉर्ब वैल्यू अलहदा है।
ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं, फिर हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड की बात सीखी थी। हमने ओवरहेड के रेफरेंस से सीखा था कि एक्चुअल ओवरहेड्स ओवरहेड अकाउंट को डेबिट किए जाते हैं और वर्क इन प्रोसेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, ये एंट्री डाली जाती है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। इधर एक्चुअल ओवरहेड डेबिट हुए, यहां पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्रेडिट हुए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या इधर होगा या इधर होगा। इधर है तो दिस इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड, यहां पे है तो डिफरेंस ओवर एब्जॉर्ब कहलाता है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट क्या है उसकी डिस्कशन हम अलहदा से देखते हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी रिव्यू करते हैं। फिलहाल हमने कॉन्सेप्ट जो सीखा था, एक्चुअल ओवरहेड ओवरहेड काम को डेबिट होगा और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे वर्क इन प्रोसेस को हम चार्ज करते जाते हैं। डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट प्रोडक्शन ओवरहेड। और इन दोनों का डिफरेंस पीरियड एंड पे ओवर या अंडर एब्जॉर्ब निकलता है, साल के एंड पे निकलता है, जिसको हम अप्रोप्रिएटली ट्रीट करते हैं। ये अकाउंटिंग एंट्री जो मैंने आपको अभी अकाउंट फ्लो में दिखा रहा था, लेजर अकाउंट में दिखा रहा था, ये उसकी जर्नल एंट्री है। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड, क्रेडिट कैश, रिकॉर्डिंग एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट प्रोडक्शन ओवरहेड, ये है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की एंट्री बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी। जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं उनको देखते हुए और प्री डिटर्मिन रेट को यूज करते हुए ये एंट्री बुक की जाती है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उस पर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। हमने वैसे तो जितने सवाल देखे उन सवालों में तो हमें एक ही ट्रीटमेंट बताई जाती थी कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड को कैसे ट्रीट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज कर देना है। हमें सवालों में जितने सवाल हमने देखे हमें यही ट्रीटमेंट सिखाएगी कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करें और उसको कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दें, हमें यही एडजस्टमेंट बताई गई। लेकिन हमने सीखा था कि प्रैक्टिकली इसके अलावा भी एक पॉलिसी हो सकती है। वो पॉलिसी हमने इस अंदाज में डिस्कस की थी ओवर एब्जॉर्प्शन की, कि हमारी ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि हमने ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी है, खर्चा कम हुआ, चार्ज ज्यादा कर दी। उसकी इंप्लीकेशन क्या होती है कि हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है और जब फिनिश गुड बिकती हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती हैं। तो ओवर एब्जॉर्प्शन को दुरुस्त करने के लिए हमने ओवरहेड अकाउंट को तो डेबिट करना ही करना है, ऐसे ही है ना। क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है कि इधर वैल्यू 100 है तो यहां पे 120 आ गई है, यहां पे वैल्यू ज्यादा क्रेडिट साइड पे ज्यादा आ गई है। तो इस ओवर एब्जॉर्प्शन को दुरुस्त करने के लिए यहां पे आपको डेबिट करना है। क्रेडिट कहां जाएगा उसकी कहानी है भाई, अगर सारी प्रोडक्शन बिक चुकी है तो क्रेडिट आपका ओवरहेड को डेबिट, क्रेडिट चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर सारी प्रोडक्शन इन हैंड है तो डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, क्रेडिट चला जाएगा फिनिश गुड में। क्योंकि देखें मैं दोबारा कह रहा हूं, डेबिट तो ओवरहेड अकाउंट में होना है तभी एफओएच अकाउंट हमारा क्लोज हो पाएगा। एफओएच अकाउंट डेबिट 20 रुपए से होगा तभी यह क्लोज होगा। क्रेडिट कहां जाना है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आउटपुट बिक चुकी है तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट दे दो, अगर आउटपुट इन हैंड है तो फिनिश गुड्स को क्रेडिट दे दो। और बात का होता है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड एंड रिमेनिंग इज एट फिनिश गुड, तो उस केस में फिर ये जो क्रेडिट है इसको आप तकसीम कर देते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स में इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट बिके उतना हिस्सा इधर डाल दो, जितने यूनिट्स इन हैंड है उतना हिस्सा इधर डाल दो। ये अगर 100 यूनिट से रिलेट करता है, 70% बिक चुके हैं, 30% इन हैंड है तो 70% इधर डाल दो, 30% इधर डाल दो। जितने यूनिट बिके हैं जितने इन हैंड है उस रेशियो में इसको तकसीम किया जाता है। ये अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन की कहानी है। ये अल्टरनेटिव, ये सेकंड ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट जो हमें क्वेश्चन में नॉर्मली एग्जामिन की जाती है वो सिर्फ एक है, यूनिट बिके या नहीं बिके ये एंट्री डाल दो। दूसरी ऑप्शन है कि यूनिट बिके नहीं बिके उस हिसाब से तकसीम कर दो एंट्री को। यही एक्सप्लेनेशन अंडर एब्जॉर्प्शन के रेफरेंस से एंट्री उलट जाती है। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आपका यहां पे 100 है, यहां पे शायद 120 था। अंडर एब्जॉर्प्शन को क्लोज करने के लिए ओवरहेड अकाउंट ने क्रेडिट होना है, ओवरहेड अकाउंट ने यहां पे क्रेडिट होना है। तो डेबिट कहां जाएगा उसकी कहानी यहां पे एक्सप्लेन्ड है कि भाई अगर सारी यूनिट बिक चुकी हैं तो डेबिट सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल का डाल दो, अगर सारे यूनिट इन हैंड है तो डेबिट सारे का सारा फिनिश गुड को डाल दो, और अगर पार्शली यूनिट बिके हैं और पार्शली इन हैंड है तो ये जो है ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद
डेबिट को इनमें तकसीम कर दो इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स। ये जी ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड की कहानी थी। ओवर अंडर एब्जॉर्ब की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है और ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। एक पॉलिसी जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा टेस्ट हुई है वो ये है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एबीसी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेफरेंस है। किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेरी, कोई सवाल करते हुए, कोई कैलकुलेशन, कोई वर्किंग को आपके जहन में हो, कुछ पूछना चाहते हो, रिवीजन आपने की है, उसमें कोई चैलेंज आपके जहन में पूछना चाहते हैं तो पूछिए बेटा, क्योंकि ये एक सिंपल, आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर था। उसमें जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमें नज़र आती हैं वो मुझे लगता है कुछ यही कुछ था जो मैंने डिस्कस किया। आई रिपीट, फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई इशू है, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इस सवाल में नॉर्मली ओवरहेड के मैं रिव्यू कर रहा था, हमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं मिलता। सिर्फ एक सवाल है जिसका पास रेट हमारा लो रहा हुआ है, जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली ख़राब रही थी। मैं अगर वो सवाल पे एक बार फिर उस पर, क्योंकि वो इशू गड़बड़ हुई क्या थी, जहाँ पे एग्जामिनर ने हमें कुछ लिखने को कह दिया था। नॉर्मली पास रेट हमारा बेहतर ही रहता है, लेकिन जो लो रहा, एक ये क्वेश्चन था जिसमें पास रेट लो हो गया था। बाकी आप देख सकते हैं ऑन एवरेज पास रेट हमारा काफ़ी बेहतर है, 90%, 72%, 70% ज़्यादा ही रहता है। एक ये 20% लो रहा और एक ये ऑटम 24 में लो रहा। ऑटम 24 में तो ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें तो सिर्फ मैथमेटिकली उसने चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट किया, तो दैट इज़ नॉट चैलेंज। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 जो था हमारा, उसको मैं चाहता हूँ एक फार्म ज़रा उस पर नज़र डाल लें कि उसमें जो चैलेंज आया उसकी वजह क्या बन गई थी। उसकी वजह प्राइमरली जो मुझे लगी थी, उस वक्त हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट वाज द डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन में हमें लिखने को कहा गया था, टोटल शायद 10 नंबर का सवाल था, 3 नंबर की बात हमें लिखने को कह दी गई थी और हम वो लिखने में ही शायद कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पार्ट बी तो इसका सिंपल था, कंप्यूट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स of the prior year and the current year, assume that there was no other increase decrease in fixed overhead other than those mentioned। 7 नंबर का सवाल ये था और इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस सवाल में पास रेट सिर्फ 20% रहा। हालांकि सवाल में चैलेंज जो दिया था एग्जामिनर ने सिर्फ वो पार्ट ए था, जिसमें उसने कहा था फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। पार्ट बी सिंपल होने के बावजूद, 7 नंबर का होने के बावजूद, बच्चे शायद इस पार्ट की कंफ्यूजन की वजह से रह गए। मैंने आपको शुरू में बेटा वार्न किया था कि आपकी
डिसेंट तैयारी है, लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पैटर्न से पेपर हटा और आपने अगर टेक्निक्स पे ग्रिप छोड़ दी तो आपके लिए पास होना मुश्किल हो जाता है। यह सवाल थोड़ा सा पैटर्न से हटा था और परफॉर्मेंस इतनी बुरी होगी कि कहाँ 70-80% बच्चा पास होता था ओवरहेड में, एकदम 20% पे आ गया। हालांकि इस पेपर, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स लेना एब्सोल्युटली वाज नो इशू, लेकिन पैटर्न से हटने से हम परेशान हो जाते हैं। और मैंने आपको रिपीटेडली कहा हुआ है कि भाई पैटर्न से हटने से परेशान नहीं होना, आपने फोकस रखना है। अगर पैटर्न से हटा सवाल आया तो आम सवाल 2 दफा पढ़े थे, इसको 3 दफा पढ़ लेना, 4 दफा पढ़ लेना, आपको समझ आएगा। और अगर एक पार्ट समझ नहीं भी आ रहा 3 नंबर का तो कोई मसला नहीं, 7 नंबर का तो समझ आएगा, उस पर तवज्जो दे लो। तो आपको तो मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं और कोशिश करना है कि ड्यू टाइम से ज्यादा हम कहीं पे वक्त जाया ना करें। जैसे ये 3 नंबर के लिए मुझे 5-6 मिनट मिले हुए हैं, तो मैं 4-5 मिनट इस पे लगाऊं, समझ आ जाए तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा, नहीं समझ आया तो छोड़ के आगे चला जाऊं, इस पे टाइम लगाऊं, ये मुझे यकीनन समझ आएगा। बट फिलहाल हम इसके रेफरेंस एक तो फिर इसकी डिस्कशन करते हैं कि जब उसने थ्योरेटिकली हमें पार्ट दिया, क्या इसमें चैलेंज आ गया कि हम इसको हल ही नहीं कर पाए। इस पार्ट को हम एक तो फिर रिवाइज करते हैं। फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। इवेंट है जनाब 3। पहला इवेंट ये है जी, पहले हम सिर्फ पहले इवेंट को पढ़ते हैं, ऊपर नीचे सवाल हम नहीं पढ़ते, हम इस इवेंट पे फोकस करते हैं। There was an unexpected increase in demand of ZA, due to which PL utilizes its excess production capacity to manufacture maximum units of ZAA. Further, factory workers were paid overtime of rupees 1.2 million for additional hours worked during the year. हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस इवेंट की वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन होगी या अंडर एब्जॉर्प्शन होगी, और कहा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन, मतलब सिर्फ ये नहीं बताना ओवर या अंडर, वजह भी बताओ भाई ओवर कैसे। ठीक है, 3 नंबर हैं, तो शायद इसमें से 3 नंबर में 1 मार्क फॉर ईच ऑब्जर्वेशन है और 1 में से 0.25 शायद यस या ओवर या अंडर का होगा और बाकी 0.75 एक्सप्लेनेशन के हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आइडेंटिफाई, ब्रीफली एक्सप्लेन। तुम्हें पहले बताना है ओवर या अंडर है और फिर बताना है क्यों। जी, ओवर या अंडर, सिनेरियो यहां पे है क्या? बेसिकली यहां पे सिनेरियो है कंपनी ने अपनी ऑर्डर ज्यादा आ गए, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर ली। यहां पे बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन बजटेड प्रोडक्शन। यह है कहानी असल में। सबसे पहले तो आपको यह पॉइंट पिक करना है कि हुआ क्या है कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा हो गई है। दोबारा और इसकी वजह से फर्क क्या पड़ा? ओवर एब्जॉर्प्शन हुई या अंडर एब्जॉर्प्शन हुई? जी, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को, लेट्स अज्यूम 10,000 आपका खर्चा था, आपने उसको 100 यूनिट्स पे तकसीम किया हुआ था, आपका खर्चा बन रहा था तो ₹100 पर यूनिट। आपने एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट के बजाय 120 यूनिट्स कर दी। इसका मतलब आपने 120 इंटू 100 एब्जॉर्प्शन कर ली 12,000 यूनिट्स, 12,000 रुपए की, ऐसा ही है। अब प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या ओवरहेड बढ़ जाते हैं? प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या ओवरहेड बढ़ जाते हैं? फिक्स ओवरहेड के रेफरेंस से बात हो रही है सारी। हमने अंदाजा लगाया था कि हम 10,000 यूनिट, 10,000 का खर्चा होगा और ये 100 यूनिट पे तकसीम होगा, 100 रुपया पर यूनिट हमारा खर्चा बन रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 120, अपनी कैपेसिटी ज्यादा इस्तेमाल कर ली, स्पेयर कैपेसिटी भी इस्तेमाल कर ली, एक्सेस कैपेसिटी भी इस्तेमाल कर ली, ऑर्डर ज्यादा थे, हमने 120 यूनिट बना दिए 100 की बजाय, हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिया 120 इंटू 100, 12,000। क्वेश्चन वाज, क्या यूनिट 100 की बजाय 120 बनाने से एक्चुअल खर्चा भी बढ़ा है? एक्चुअल खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड है भाई। फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन क्या है? जो प्रोडक्शन बदलने से नहीं बदलते। तो एक्चुअल खर्चा नहीं बढ़ा लेकिन एब्जॉर्ब्ड खर्चा बढ़ गया है, तो एज रिजल्ट क्या बना? ओवर एब्जॉर्प्शन। तो हमने पहला सिनेरियो है ओवर एब्जॉर्प्शन का, और उसकी वजह क्या है कि जब हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड कैपेसिटी से, बजटेड प्रोडक्शन से एक्सीड करती है, जब हमारी एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड एक्टिविटी से एक्सीड करती है, तो दिस लीड्स टू ओवर एब्जॉर्प्शन। और मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी कि भाई हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन तो बढ़ गई है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ने से फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा नहीं बढ़ता।
वो शायद 10,000 ही रहा होगा हमारा। गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज पीएल्स कॉस्ट बाय 3 लाख। गवर्नमेंट ने बिजली पे टैक्सेस लगा दिए जिससे हमारा खर्चा 3 लाख से बढ़ गया। इससे दिया क्या होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन का। बिल्कुल ठीक है जी, दिस विल लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक्चुअल हमारे ओवरहेड्स जो हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे ज्यादा हैं बजटेड ओवरहेड से। हमारे एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा हैं। हमने एब्जॉर्प्शन की है बजटेड की बेसिस पे, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया, तो एब्जॉर्प्शन बजटेड की बेसिस पे नीचे रह जाएगी, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया, तो दिस विल लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन। और तीसरा हमने जो यहां पे असूल गिवन था, एक मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से मशीन में ब्रेकडाउन आया जिसकी वजह से हमें 3 मिलियन की रिपेयर करानी पड़ी। उस 3 मिलियन में से 2.8 हमें इंश्योरेंस से मिल गए, तो नेट तो हमें 0.2 मिलियन का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है, एक एक्सीडेंट की वजह से हमारा 0.2 मिलियन का खर्चा हमारे बजट से ज्यादा हो गया है। एक्चुअल खर्चा जब बजटेड खर्चे से ज्यादा हो तो दिस लीड्स टू अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, हमसे उसने पूछा बताइए क्या है ओवर या अंडर, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन क्यों है, तो वो हमने बात कर दी यहां पे, क्या और क्यों दोनों पे बात कर दी जी। एनी क्वेश्चन इस सवाल में? इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा चैलेंज था नहीं। पार्ट बी भी इसका 7 नंबर पे है, लेकिन दैट वाज रिलेटिवली सिंपल जी। कोई सवाल? मेन चैलेंज एक्सप्लेनेशन का था, बच्चों को इन सिनेरियोज को पढ़ के समझने में, ये बेसिक असूल हैं, इनसे रिलेट करने में दिक्कत थी, जो मैंने एक बार फिर आपको रेगुलर क्लास में भी डिस्कस हुआ था, रिवीजन में भी आपसे शेयर किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने ABC जो हमारा दूसरा हिस्सा है, चैप्टर 4 है, उसका भी इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी डिस्कशन देख लेते हैं। ABC और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क कोई बच्चा बता सकता है? एनी वॉलंटियर जो कोशिश करे ABC और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस बताने की। जी बेटा। सर, हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सभी कॉस्ट को आवर्स बेस पे हम उसको एलोकेट कर देते हैं, लेकिन कुछ हमारी जो कॉस्ट होती है वो आवर बेसिस नहीं होती, उनकी बेसिस कुछ और होती है, उनको उनकी रेलेवेंट बेसिस पे हमें करना होता है, वो हमें ABC समझाती है कि कौन सी बेसिस पे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बेटा आपने एक्सप्लेन किया। मैं इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद इसकी टेक्निकल टर्म इसमें थोड़ा डाल दूं कि हम आवर्स की नहीं, एक्टिविटी की बेस पे हम बात करते हैं। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि हर खर्चे को वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे तकसीम करो, वो वॉल्यूम या यूनिट्स में मेजर करो या आवर में मेजर करो, तमाम खर्चों को प्रोडक्ट्स पे चार्ज करो, यूनिट बेसिस पे या आवर्स बेसिस पे। ABC कहती है जी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो यूनिट या आवर बेसिस पे चार्ज नहीं होते, जिसकी मिसालें आपको याद होनी चाहिए। सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है जी, आपको याद है ये हमने कुछ कॉस्ट डिस्कस की थी। हमने कहा था जी सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक है नहीं कितने यूनिट्स आपने बनाए, इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक है नहीं आपने कितने यूनिट बनाए उनसे, बल्कि सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक है कि आपको कितनी दफा मशीन को सेटअप रेडी करना पड़ा। और हर प्रोडक्ट के बदलने पे आपको मशीन को उस प्रोडक्ट के लिए रेडी करना पड़ता है। और मैंने आपको इसके लिए मिसाल दी थी राइस इंडस्ट्री से कि भाई हम बासमती बना रहे हैं राइस, तो एक सब मशीनों को बासमती के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, फिर बेशक 10 दिन 20 दिन महीना चलाते रहो। तो एक सेटअप कॉस्ट से 10 दिन भी मशीन चल सकती है, एक सेटअप कॉस्ट से 10 महीने भी मशीन चल सकती है, जितने मर्जी यूनिट बनाओ। तो सेटअप कॉस्ट का यूनिट प्रोड्यूस से ताल्लुक या आवर्स वर्क से ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इंस्पेक्शन कॉस्ट की हमने बात की थी कि इंस्पेक्शन की टीम आती है हमारी राइस को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो राइस का ऑर्डर मेरा 1000 टन का है तो भी उसने फीस 20,000 लेनी है, राइस का ऑर्डर मेरा 5000 टन का है तब भी उसने फीस 20,000 लेनी है। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट से है। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं है, नंबर ऑफ सेटअप एक्टिविटीज से है। तो यही जो मेन डिफरेंस है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ABC का।
ईबीसी कहती है कि भाई हाँ कुछ खर्चे होते हैं जिनका ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से, आवर से, यूनिट से, जैसे बिजली का बिल उसका ताल्लुक आवर से है, भाई जितने घंटे मशीन चलेगी बिजली का बिल उतना आएगा। जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, जितने घंटे डायरेक्ट लेबर काम करेगी उतने ही इनडायरेक्ट लेबर हेल्पर को भी काम करना पड़ेगा। सो देयर आर सर्टेन कॉस्ट जिनका ताल्लुक वॉल्यूम एक्टिविटी से है, लेकिन देयर आर सम अदर कॉस्ट जिनका ताल्लुक वॉल्यूम एक्टिविटी से नहीं है। तो हमें उन कॉस्ट को अलग-अलग करना है और रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे तकसीम करना है। जहां पे लेबर आवर सूटेबल है, लेबर आवर की बेसिस पे तकसीम कर दो, जहां पे यूनिट सूटेबल है, यूनिट की बेसिस पे तकसीम कर दो, और जहां पे कॉस्ट ड्राइवर सूटेबल है कि भाई प्रोडक्ट ए के लिए कितने सेटअप लगे, बी के लिए कितने सेटअप लगे, वहां पे कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे तकसीम कर दो। ठीक है जी। तो ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर कल हम इंशाअल्लाह प्रिंसिपल भी इसके डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी इस पर देखेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें क्या चैलेंज हमें रहा उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल इंशाअल्लाह इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और परसों फिर आपका टेस्ट है चैप्टर 3 और 4 से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।